आज की इस गहरी चर्चा में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो जो हमारे सोचने के तरीके को थोड़ा बदल सकता है। बिल्कुल, और ये टॉपिक काफी प्रासंगिक भी है आज के समय में। हाँ, तो जरा सोचिए एक ग्लोबल शहर के लीडर के बारे में। जब हम पावर या लीडरशिप सुनते हैं तो दिमाग में क्या छवि आती है? ज्यादातर लोग शायद वही सोचेंगे, कोई ऐसा व्यक्ति जो हमेशा एक शार्प सूट में हो, राइट, बोर्डरूम में कड़े फैसले ले रहा हो और जिसकी जिंदगी आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर हो। एग्जैक्टली। लेकिन आज हमारे पास जो स्रोतों का स्टैक है वो बहुत ही अनोखा है और इस पूरे स्टीरियोटाइप को तोड़ने वाला है। बिल्कुल तोड़ने वाला है, क्योंकि इसमें जो कंट्रास्ट है वो कमाल का है। हाँ, एक तरफ हमारे पास दुबई सरकार की कुछ बहुत ही हैवी वेट ऑफिशियल प्रेस रिलीज है और दूसरी तरफ एक ऐसा वायरल पारिवारिक वीडियो है जो किसी को भी भावुक कर दे। और इसके साथ ही हमारे पास एक बहुत बड़े इंटरनेशनल फोटोग्राफी अवार्ड की घोषणा की डिटेल्स भी हैं। और एक चीज और है जो सबसे ज्यादा हैरान करती है, एक बेहद पर्सनल और दिल को छू लेने वाली अंग्रेजी कविता के अंश जो कि फज्जा के नाम से मशहूर शख्सियत ने लिखी है। सही कहा, फज्जा यानी दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद। और यही बात इस पूरे एनालिसिस को इतना दिलचस्प बनाती है। अक्सर हम प्रशासन और आर्ट को और एक लीडर की पर्सनल लाइफ को अलग अलग बॉक्स में रखकर देखते हैं, लेकिन आज का हमारा मिशन ये समझना है कि मॉडर्न टाइम में लीडरशिप का रूप कितनी तेजी से बदल रहा है। आज का एक प्रभावशाली नेता सिर्फ नीतियां और नियम नहीं बनाता, बल्कि वो आर्ट, पब्लिक हेल्थ, अपनी फैमिली और यहाँ तक कि अपनी सबसे गहरी वल्नरेबिलिटी के जरिए लोगों के दिलों से जोड़ता है। तो चलिए इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं कि आखिर इन अलग अलग और एकदम विपरीत लगने वाली जानकारियों के बीच क्या खास जुड़ाव है। बिल्कुल, शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत करते हैं थोड़े हार्ड गवर्नेंस और फ्यूचर प्लानिंग से। हमारे सोर्सेज में क्राउन प्रिंस की उस घोषणा का जिक्र है जहां उन्होंने हाल ही में दुबई 10x पहल के तीसरे चरण के तहत कुछ नए प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। दुबई 10x, हाँ, ये काफी बड़ा इनिशिएटिव है। हाँ, अगर आंकड़े देखें तो ये काफी इम्प्रेसिव लगते हैं। दुबई सरकार के 33 अलग अलग विभागों के 120 कर्मचारियों ने मिलकर 79 नए प्रोजेक्ट आइडियाज तैयार किए हैं। 79 प्रोजेक्ट्स। लेकिन सच कहूँ तो जब मैं ये पढ़ रही थी तो मेरे दिमाग में आया कि क्या ये सिर्फ एक और रूटीन ब्यूरोक्रेटिक एक्सरसाइज नहीं है? सरकारें तो हमेशा कमेटियां बनाती है ना? हाँ, प्रोजेक्ट्स लॉन्च करती हैं, ये आम बात लगती है। वही तो, इसमें इतना खास क्या है? देखिए, अगर हम इसे व्यापक नजरिए से देखें तो ये सिर्फ कुछ नए प्रोजेक्ट्स को शुरू करने या फाइलों पर साइन करने के बारे में बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है इसका असली मकसद? सबसे पहले तो इस नाम दुबई 10x को समझना जरूरी है। अच्छा, 10x का मतलब है दुबई को दुनिया के बाकी शहरों से 10 साल आगे ले जाना। ओके, 10 साल आगे। हाँ, और ये जो तीसरे चरण की हम बात कर रहे हैं, ये असल में सरकारी कर्मचारियों के माइंडसेट को पूरी तरह से हैक करने या बदलने के बारे में है। माइंडसेट को बदलने से आपका क्या मतलब है? पारंपरिक सरकारों में क्या होता है, हर विभाग अपने एक साइलो में काम करता है, अपनी एक बंद दुनिया में। हाँ। ट्रांसपोर्टेशन वाले सिर्फ सड़कों की सोचेंगे, एग्जैक्टली। हेल्थ केयर वाले सिर्फ अस्पतालों की। लेकिन जब 33 अलग अलग विभागों के 120 लोग एक साथ एक कमरे में आते हैं और ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, बिल्कुल 79 आइडियाज पर, तो वो अपने विभाग का नहीं, पूरे शहर के फ्यूचर का सोच रहे होते हैं। ये गवर्नेंस का एक ऐसा प्रोएक्टिव मॉडल है जहां लीडरशिप ये कह रही है कि हमें आज की समस्याओं को कल के तरीकों से नहीं सुलझाना है। सही करा, ये एक इकोसिस्टम बनाने जैसा है जहां क्लर्क से लेकर डायरेक्टर तक हर कोई एक इनोवेटर की तरह सोच रहा है। और इसी गवर्नेंस के मॉडल में मुझे एक और चीज बहुत दिलचस्प लगी जो थोड़ी छोटी है लेकिन बहुत इम्पैक्टफुल है। आप उस सैलरी वाले अपडेट की बात कर रही हैं? हाँ, हमारे सोर्सेज में एक छोटा सा अपडेट था कि शेख हमदान ने दुबई सरकार के कर्मचारियों के लिए मार्च महीने की सैलरी जल्दी देने का निर्देश दिया। और ये कोई छोटी बात नहीं है, सच बताऊं तो। वही तो, अक्सर हम 10 साल आगे की फ्यूचर प्लानिंग में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि आज की जरूरतों को भूल जाते हैं। बिल्कुल। एक लीडर जो दुबई 10x जैसे फ्यूचरिस्टिक विजन पर काम कर रहा है, वो इस बात का भी ध्यान रख रहा है कि उसके कर्मचारियों की इस महीने की EMI या रोजमर्रा के खर्चे आसानी से निकल जाएं। ये दिखाता है कि प्रशासन को अपने लोगों की डेली लाइफ की कितनी फिक्र है। और इसी होलिस्टिक केयर या समग्र देखभाल से जुड़ा हमारा अगला पॉइंट है दुबई फिटनेस चैलेंज, या जिसे DFC कहा जाता है। DFC तो अपने आप में एक पूरा फिनोमेना बन चुका है। बिल्कुल, जो लोग इसके बारे में नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि ये चैलेंज 26 अक्टूबर से 24 नवंबर 2024 तक चला। और इसके नियम बहुत ही सिंपल है। हाँ, 30x30 यानी 30 by 30, 30 दिनों तक हर दिन 30 मिनट का व्यायाम,
सुनने में बहुत आसान लगता है। आसान लगता है, लेकिन जरा इसके स्केल के बारे में सोचिए। इसका स्केल ही तो सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। 2023 के आंकड़ों के अनुसार 2.4 मिलियन 24 लाख लोग। हाँ, 24 लाख लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था। जरा इमेजिन कीजिए, एक पूरा का पूरा शहर 30 दिनों के लिए एक फिटनेस डेस्टिनेशन में बदल जाता है। ये सिर्फ एक सरकारी हेल्थ कैंपेन नहीं है, बल्कि ये एक पूरा कल्चरल शिफ्ट है। बिल्कुल। जब एक लीडर खुद सड़कों पे साइकिल चलाता है या दौड़ता है, तो वो सिर्फ पॉलिसी नहीं बना रहा, वो लीड बाय एग्जाम्पल कर रहा है। एक नेता का विजन जब लोगों के स्वास्थ्य से सीधे जुड़ता है, तो उसका असर समाज की रग रग में दिखाई देता है। और यहाँ से चीजें और भी दिलचस्प हो जाती हैं। हाँ, यहाँ बात और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है जब हम प्रशासन और फिटनेस की दुनिया से निकलकर सीधा ग्लोबल आर्ट और कल्चरल इन्फ्लुएंस की दुनिया में आते हैं, जिसे हम सॉफ्ट पावर कहते हैं। एग्जैक्टली। लीडरशिप का एक बहुत बड़ा हिस्सा होती है सॉफ्ट पावर, और इसका एक बेहतरीन उदाहरण हमारे स्टैक में है हिप्पा अवार्ड्स का 14वां संस्करण, जिसे हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम इंटरनेशनल फोटोग्राफी अवार्ड कहा जाता है। सही कहा। और ये आयोजन हाल ही में आइकॉनिक म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर में हुआ। उसकी बिल्डिंग ही अपने आप में एक आर्ट है। बिल्कुल। इस बार की थीम थी पावर, यानी शक्ति, और कुल प्राइज मनी थी $1 मिलियन। $1 मिलियन, ये बहुत बड़ी रकम है ना? लेकिन पैसों से ज्यादा मुझे इसके स्केल ने चौंका दिया। 50,000 फोटोग्राफरों ने कुल 87,000 तस्वीरें सबमिट की। 50,000 फोटोग्राफर? ये तो किसी एक छोटे शहर की पूरी आबादी के बराबर है, जो सिर्फ तस्वीरें खींचकर भेज रही है। यही सॉफ्ट पावर का असली मतलब है। एक शहर या एक देश की ताकत सिर्फ उसकी इकोनॉमी या मिलिट्री से नहीं मापी जाती। तो और किससे मापी जाती है? वो इस बात से भी मापी जाती है कि दुनिया भर के क्रिएटिव लोग उस शहर को किस नजरिए से देखते हैं। दुबई ने हिप्पा के जरिए खुद को ग्लोबल आर्ट के नक्शे पर एक बहुत ही मजबूत पिलर के रूप में खड़ा कर दिया है। हाँ, इतनी बड़ी संख्या में सबमिशन आना ये बताता है कि दुनिया भर के आर्टिस्ट इस मंच को कितनी इज्जत देते हैं। और अगर हम विजेताओं की तस्वीरों की बात करें, तो वो सच में पावर थीम को जस्टिफाई करती हैं। मुझे वो ग्रैंड प्राइज वाली तस्वीर बहुत ही अमेजिंग लगी। इतालवी फोटोग्राफर जैनलुका जैन फेरारी ने ये तस्वीर खींची, जिसके लिए उन्हें $2 लाख का इनाम मिला। सिसिली के माउंट एटना की तस्वीर, वो तस्वीर वाकई में विजुअली स्टनिंग है। बिल्कुल। जरा विजुअलाइज कीजिए, एक तरफ धरती का अंदरूनी हिस्सा फट रहा है, आग और खौलता हुआ लाल लावा उगल रहा है, और ठीक उसी के बगल में एकदम शुद्ध शांत सफेद बर्फ है। आग और बर्फ का वो कॉन्ट्रास्ट, वो नेचर के रॉ पावर को इतने परफेक्ट तरीके से दिखाता है कि कोई बस उसे देखता रह जाए। और मजे की बात ये है कि इस इवेंट में सिर्फ नेचर की पावर को सेलिब्रेट नहीं किया गया, नहीं, इंसानी पावर और कहानियों को भी सराहा गया। अगर हम स्पेशल अवार्ड्स की लिस्ट देखें, तो वो काफी कुछ कहती है। हाँ, जैसे अमेरिकी फोटोग्राफर रिक स्मोलन को एप्रिसिएशन अवार्ड दिया गया, क्योंकि उन्होंने अपनी फोटोग्राफी के जरिए सालों तक बड़े मानवीय मुद्दों पर जागरूकता फैलाई है। और एक और नाम है मार्क स्मिथ, उन्हें कंटेंट क्रिएटर अवार्ड मिला। आपको पता है उनके पक्षियों की जिंदगी पर बनाए गए वीडियोस पर कितने व्यूज हैं? शायद कुछ मिलियन होंगे। 2 बिलियन, 200 करोड़ से ज्यादा व्यूज हैं। 2 बिलियन व्यूज सिर्फ पक्षियों के वीडियो पर, ये तो सच में क्रेजी है। हाँ, और इसके अलावा ओमान के सलेम अल हजरी को हिप्पा फोटोग्राफर ऑफ द ईयर चुना गया। सीरिया के हाशिम दरदौरा और अमेरिका की कैरन एगनर जैसे विजेता भी इस लिस्ट में शामिल हैं। ये दिखाता है कि ये कोई लोकल या रीजनल अवार्ड नहीं रह गया है। ये मंच अलग अलग देशों, संस्कृतियों और कलाओं को एक जगह ला रहा है। ये लीडरशिप का वो रूप है जो पूरी दुनिया को एक धागे में पिरोने का काम करता है। बिल्कुल। कला और ग्लोबल पावर की इन ग्रैंड बातों से अब हम एक ऐसे सोर्स की तरफ बढ़ते हैं जो शायद इस पूरे स्टैक का सबसे ज्यादा छू लेने वाला हिस्सा है, जहां हम डिजिटल स्टोरी टेलिंग और परिवार की बात करते हैं। हाँ, अभी तक हमने बात की लीडरशिप के बाहरी रूप की, अब बात करते हैं इसके अंदरूनी एकदम मानवीय चेहरे की। हाल ही में शेख हमदान ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जो इंटरनेट पर बुरी तरह से वायरल हो गया। वो उनके बेटे मोहम्मद के तीसरे जन्मदिन का मोन्टाज वीडियो, राइट? एग्जैक्टली। मोहम्मद का जन्म 25 फरवरी 2023 को हुआ था
और ये वीडियो कोई आम हैप्पी बर्थडे वाली फॉर्मल पोस्ट नहीं थी। ये एक बेहद ही खूबसूरत और इमोशनल वीडियो असेंबल था। उसमें बच्चे की शुरुआती दिनों की नाजुकता है, उसके वो छोटे छोटे लड़खड़ाते हुए कदम है, और सबसे प्यारा हिस्सा वो है जब छोटा मोहम्मद अपने दादा के गले लग रहा है। हाँ, यूएई के उपराष्ट्रपति और दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम के गले लगते हुए। वो पल बहुत रियल था। इसके अलावा सोर्सेज में उनके अन्य बच्चों का भी जिक्र है। जुड़वा बच्चे राशिद और शेखा, और अभी हाल ही में मार्च 2025 में जन्मी छोटी बहन शेखा हिंद। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा आकर्षक है वो ये है कि कैसे मिडिल ईस्ट के लीडर्स और खासकर शेख हमदान अपनी पब्लिक इमेज को ह्यूमनाइज करने के लिए डिजिटल स्टोरी टेलिंग का इतने शानदार तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। ह्यूमनाइज करना, ये बहुत जरूरी शब्द है यहाँ। हाँ, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से देखें तो शासकों और आम जनता के बीच हमेशा एक बहुत ऊंची दीवार रही है, एक मिस्ट्री रही है। सही कहा। लेकिन जब एक क्राउन प्रिंस दुनिया के सामने अपने बच्चे के पहले कदम का वीडियो शेयर करता है तो वो एक शासक से पहले एक आम पिता बन जाता है। बिल्कुल, वो एहसास इतना यूनिवर्सल है कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठा कोई भी माता पिता उससे तुरंत कनेक्ट कर सकता है। एग्जैक्टली। ये वीडियो सिर्फ पीआर स्टंट नहीं लगता, क्योंकि इसमें जो भावनाएं हैं वो बहुत ही रॉ और रियल हैं। ये शासक और जनता के बीच की उस अदृश्य दीवार को पूरी तरह से गिरा देता है। और इसी रॉ और रियल भावना का सबसे गहरा रूप हमें उस आखिरी सोर्स में देखने को मिलता है जो हमारे पास है, जो सच में सबसे एक्सट्रीम रूप है। ये एक अंग्रेजी कविता है जो शेख हमदान में अपने मशहूर उपनाम फज्जा के तहत लिखी है। फज्जा के नाम से उनकी कविताएं बहुत मशहूर हैं। और मैं सच कहूँ, जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि ये किसी इतने बड़े लीडर ने लिखी है। इसमें जो वल्नरेबिलिटी है वो किसी को भी हैरान कर सकती है। इसमें जो भावनाएं हैं वो इतनी कच्ची हैं कि कोई भी हिल जाए। मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट सेट करती हूँ। हाँ प्लीज। कविता की सिचुएशन कुछ ऐसी है, एक इंसान अपने फोन को हाथों में बहुत ही कसकर पकड़े हुए है। उसने स्क्रीन पर एक मैसेज टाइप कर लिया है और उस मैसेज में एक बहुत बड़ा राज छिपा है, कोई सीक्रेट। लेकिन अब उसे वो सेंड बटन दबाने में डर लग रहा है। एक ऐसी घबराहट जो हम सब ने कभी न कभी महसूस की होगी, वो टाइपिंग इंडिकेटर वाला स्ट्रेस। हाँ, कविता में वो जो डर है वो इस एक लाइन में एकदम उभर कर आता है। उसमें लिखा है, Will you accept me after knowing this secret? क्या ये राज जानने के बाद भी तुम मुझे अपनाओगे? मतलब ये सिर्फ एक मैसेज नहीं है, ये एक इंसान का अपना पूरा अस्तित्व दांव पर लगाना है। वो डर कि सच बोलने से कहीं वो इंसान हमेशा के लिए दूर न चला जाए। इससे एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा होता है। जरा इमेजिन कीजिए इस कंट्रास्ट को। कैसा कंट्रास्ट? एक तरफ वो इंसान है जिसके एक इशारे पर दुबई नए 10x जैसे अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट्स पास हो जाते हैं, पूरा प्रशासन चलता है। हाँ। और दूसरी तरफ वही इंसान रात के अंधेरे में अपने फोन की स्क्रीन के सामने बैठा है, सामने वाले के टाइपिंग इंडिकेटर के ब्लिंक होने का इंतजार कर रहा है। वो 3 छोटे डॉट्स जो स्क्रीन पर आते हैं। बिल्कुल, और वो उसी खौफ, उसी बेचैनी और दिल की धड़कन से गुजर रहा है जिससे एक आम कॉलेज का लड़का या कोई भी आम इंसान गुजरता है। ये कॉन्ट्रास्ट सच में रोंगटे खड़े करने वाला है। और कविता का जो रेजोल्यूशन है, जो अंत है, वो भी बहुत मैच्योर है। हाँ, उस डर और लंबे इंतजार के बाद जब सामने वाले का जवाब आता है तो वो कहता है, टेल मी एवरीथिंग, यानी मुझे सब कुछ बताओ। बिल्कुल। और जब वो राज बता दिया जाता है तो सामने वाले का रिएक्शन रिजेक्शन नहीं होता। वो कहता है, I just need to process this, but I'm not walking away. मुझे इसे समझने के लिए समय चाहिए, लेकिन मैं जा नहीं रहा। ये पंक्ति बहुत पावरफुल है। ये दिखाती है कि किसी भी रिश्ते में, चाहे वो पर्सनल हो या पब्लिक, सच का सामना करना आसान नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। जब आप अपनी कमजोरियों को टेबल पर रखते हैं तो सामने वाले को भी उसे प्रोसेस करने में टाइम लगता है। लेकिन जो असल जुड़ाव है, जो असली वल्नरेबिलिटी है, वो इसी में है कि आप भागे नहीं। हम अक्सर लीडर्स को सुपर ह्यूमन मान लेते हैं। हाँ, जिन्हें न डर लगता है न घबराहट होती है। लेकिन ये कविता हमें बताती है कि संवेदनशीलता और अपने डर को कबूल करना ही सबसे बड़ी ताकत है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर हम आज के इस पूरे स्टैक को एक साथ रखकर देखें तो हमने एक बहुत ही दिलचस्प जर्नी तय की है। एक बहुत ही कंट्रास्टिंग जर्नी। हाँ, हमने देखा कि कैसे दुबई में एक तरफ हार्ड संस्थागत शक्ति है, दुबई 10x के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स और हिपा के जरिए स्थापित की जा रही ग्लोबल सॉफ्ट पावर, और दूसरी तरफ एक बेहद गहरी पर्सनल और भावनात्मक शक्ति है। पूरे शहर को फिटनेस के लिए प्रेरित करना, अपने बच्चों के लिए एक पिता का अथाह प्यार और फोन पर एक गहरा राज बताने का वो मानवीय खौफ। जो लोग आज के समय में लीडरशिप को समझना चाहते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी सीख यही है कि आज का इंसान सिर्फ एक बॉस या रूलर से कनेक्ट नहीं करता। आप सिर्फ आदेश देकर या नीतियां बनाकर लोगों का दिल नहीं जीत सकते। बिल्कुल,
आज के डिजिटल युग में लोग ऑथेंटिसिटी खोजते हैं, प्रामाणिकता। वो देखना चाहते हैं कि जो व्यक्ति उन्हें लीड कर रहा है, क्या वो भी उनकी तरह ही एक इंसान है? क्या वो भी अपनी कला, अपनी रचनात्मकता और अपनी मानवीय भावनाओं को बिना किसी फिल्टर की दुनिया के सामने रख सकता है? एकदम सही। लीडरशिप का मतलब ये नहीं है कि आप परफेक्ट हैं या आपको कभी डर नहीं लगता। लीडरशिप का मतलब यह है कि आप अपने डर, अपनी खामियों और अपनी संवेदनशीलता के बावजूद आगे बढ़ने की हिम्मत रखते हैं। इस गहरी चर्चा को खत्म करने से पहले एक अंतिम विचार है जो हम आज सुनने वालों के लिए छोड़ना चाहते हैं। एक ऐसा विचार जो सोचने पर मजबूर कर दे। हमने इस चर्चा के बीच में देखा था कि हिपा फोटोग्राफी अवार्ड की इस बार की थीम पावर यानी शक्ति थी। हम अक्सर शक्ति को ताकत, पैसे, इन्फ्लुएंस या किसी ज्वालामुखी के फटते हुए लावे से जोड़कर देखते हैं। लेकिन फज्जा की उस कविता के बारे में बात करने के बाद क्या ऐसा नहीं लगता कि शायद इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ी हिम्मत असल में अपनी सबसे बड़ी कमजोरी और अपने सबसे गहरे राज को किसी के सामने बिना किसी डर के रख देने में छुपी है। वल्नरेबिलिटी ही सबसे बड़ी पावर है। जरा सोचिए, जब एक शक्तिशाली इंसान अपने फोन का वो सेंड बटन दबाता है, ये जानते हुए भी कि अगले ही पल उसकी पूरी दुनिया बदल सकती है, तो क्या असल मायने में वही दुनिया का सबसे बड़ा पावर मूव नहीं है? इस विचार के साथ हम आज की इस गहरी चर्चा को यहीं रोकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन स्रोतों की गहराई में उतरने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक नए स्टैक और नई इनसाइट्स के साथ।